Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of January 2026. 8 जनवरी 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे एंड आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. लाइक शेयर किया करें. आप लोगों ने कल लाइक किया, अच्छा लगा मुझे. 130 लाइक्स आपने करवा दिए. प्लीज़ कीप द रिकॉर्ड फ्लोइंग. आप अपना रिकॉर्ड बरकरार रखें और लाइक ज़रूर किया करें, है ना. तो क्योंकि आप लोगों से ही हमारी ताकत है और किसी से नहीं है. मैं अपने लाइक तो नहीं कर सकता वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ किया करें. स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो को, लेकिन सबसे पहले सवाल जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. पहला सवाल मनी बिल के रिगार्डिंग है. स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. दूसरा कह रहा है द राज्यसभा कैन अमेंड मनी बिल. तीसरा कह रहा है द स्पीकर्स डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज और नॉट इज फाइनल. तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. 1 2 1 3 2 3 1 2 3. आसान सवाल है. आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे. तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट जरूर किया करें, है ना. इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ लें. आपको कोई टॉपिक समझना हो, अलग से वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को बता दिया करें कमेंट सेक्शन में. बट आंसर ज़रूर किया करें. नहीं बनता तो भी बताया करें. दूसरा सवाल है द रोरिंग फोर्टीज़. बहुत आसान सवाल है रोरिंग फोर्टीज़ के ऊपर. आपको बताना है कि क्या होता है ये. ऑप्शंस है वार्म ओशन करंट इन अटलांटिक ओशन, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स बिटवीन 40-50 डिग्री लैटिट्यूड, ट्रेड विंड्स इन सदर्न हेमिस्फेयर, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन द सदर्न ओशियन. तो आपको बताना है कि रोअरिंग फोर्टीज क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स के मेंबर कौन सी कंट्रीज हैं. फर्स्ट इज सऊदी अरेबिया, सेकंड अर्जेंटीना, थर्ड इथियोपिया, फोर्थ इंडोनेशिया. आपको बताना है कि इनमें से ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज हैं. ऑप्शंस आर 1 3 1 2 3 2 4 1 2 3 4. तो आई होप यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एज वेल. ये 3 सवाल हैं, ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, अच्छे सवाल हैं. आते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस पे. उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारी जो करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज है दैट इज़ गोइंग ऑन वेल एंड गुड. तो आज लेक्चर सेकंड इसमें अपलोड हो रहा है. अभी जस्ट इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएगा. तो आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे वीडियोस पाइल अप हो जाएंगे. लगभग आपके आई थिंक 60 लेक्चर रहेंगे इसमें, जिसमें PDF भी रहेगा, फिर इसमें इकोनॉमिक सर्वे के भी वीडियोज़ रहेंगे और इसमें बजट समरी भी रहेगी. तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी. और इट्स नॉट अ वेरी मतलब मैंने बहुत इसको बिल्कुल नॉमिनल से भी नॉमिनल कॉस्ट में रखा है ताकि सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकें. तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है ज्वाइन करने की. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन. स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस को. आज की न्यूज़ एनालिसिस की पहली न्यूज़ जो है वह है गवर्नमेंट पेग्स द रियल GDP ग्रोथ एट 7.4% अमिड कंसर्न्स ओवर द टैरिफ्स. तो अब रियल GDP की ग्रोथ जो है वो 7.4% आई है इस बार. तो अगर आप देखें कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों का, तो ये आप दिख रहा होगा 2012-13 का स्टेटस 5.5% के आसपास. फिर 2016-17 का आपको दिख रहा होगा 6 पॉइंट समथिंग के आसपास. फिर 2020-21 जब कोविड का साल था तो माइनस में आपको दिख रहा होगा. फिर आपको अगेन बढ़ता हुआ दिख रहा होगा और अभी 2025-26 में 7.4% के आसपास है. तो पहली चीज़ थी कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, गिरता बढ़ता बढ़ा है. तो क्या होता है UPSC कई बार UPSC स्टेटमेंट देता है कि भाई GDP ग्रोथ पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ी हुई है. तो वैसा भी नहीं है. या लिख देगा पिछले 5 साल में लगातार गिरती जा रही है GDP ग्रोथ, तो वो भी नहीं है. तो इस तरीके के ये ग्राफ ज़रूर याद रखना. या UPSC ये भी कर सकता है कि इस ग्राफ को बना करके पूछ ले कि ये किस चीज़ का ग्राफ है. सिंपल सी बात है, इतना आपको कोई वैल्यू ना दे, बस इतना बना करके पूछ लेगा कि ये किस चीज़ का ग्राफ है. इस तरह से पैटर्न बना के जो UPSC करता है कई बार. तो ये GDP का ग्राफ रहेगा, याद रखना. ठीक है ना. अब GDP होता क्या है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है. तो GDP आप सबको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके मतलब होता है कि जैसे मान लो ये इंडिया की टेरिटरी है इतनी, ये पूरे गोले में अगर टेरिटरी में, तो इस टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. याद रखिएगा गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल वैल्यूएशन है उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमको GDP मिलेगा. इसमें ये मैटर नहीं करता है कि वो इंडियन फर्म है कि किसी दूसरे कंट्री की फर्म है. बॉर्डर होना चाहिए, मतलब हमारे बॉर्डर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हमारी GDP में ही कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड. अब जो दूसरा कंसेप्ट इस न्यूज़ में आया है वो आया है नॉमिनल और रियल GDP का. नॉमिनल GDP का और रियल GDP का. तो नॉमिनल GDP तो क्या होता है ना, टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो करंट वैल्यू पे निकाला जाता है, करंट प्राइजेस पे निकाला जाता है नॉमिनल GDP. ठीक है ना, कि जो करंट प्राइजेस पे आ गई. अब रियल GDP की जब हम बात करते हैं तो रियल GDP इज एक्चुअली GDP एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन.
रियल जीडीपी का मतलब है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ, जो आपका बेस ईयर था उससे बढ़ करके कितना इन्फ्लेशन हुआ है उसको एडजस्ट करके निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि नॉमिनल जीडीपी जो होती है, जीडीपी जो होती है रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर। मैं इसको एक आपको दिखा भी देता हूँ, फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये देखो, हाँ वही है। तो नॉमिनल जीडीपी जो मैंने बताया इक्वल्स टू रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर, आप देख सकते हैं। और रियल जीडीपी क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी अपॉन डिफ्लेटर, जो भी आपको करना है, दोनों फॉर्मूला एक ही है। अगर आपको वैल्यू से कैलकुलेट करना है नॉमिनल जीडीपी, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम फॉर्मूला होता है। सी होता है कंजम्पशन, आई होता है इन्वेस्टमेंट, जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है ना। तो ये होता है आपका नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज फॉर्मूलाज एज वेल। ये दोनों फॉर्मूले भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ग्राफ आपको बता दिया, फॉर्मूला आपको बता दिया। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा इस चीज़ में। न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट था वो अपन ने निकाल लिया है। आगे मूव करते हैं। एक न्यूज़ आपकी पीआईबी की थी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पीआईबी की भी एक न्यूज़ थी, आईजीएनसीए टू लॉन्च आवाज़ों के जुगनू। अब ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जो आईजीएनसीए स्टार्ट कर रहा है। आईजीएनसीए क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स विच इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। वो एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है जो है आवाज़ों के जुगनू, विच विल डॉक्यूमेंट इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड वॉइसेस। तो अब इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड वॉइसेस में क्या है, बेसिकली जैसे हरीश भिवानी है, सच्चिदानंद जोशी हैं, सोनम कौशल हैं, तो ये इन लोगों को, शेफाली चतुर्वेदी, तो ऐसे लोगों की बेसिकली क्या किया जाएगा, ये लोग इसको चेयर कर रहे हैं, एक्चुअली सच्चिदानंद जोशी चेयर कर रहे हैं प्रोग्राम को। तो जो इंडिया के मोस्ट रिनाउंड लोग रहे हैं, जैसे जो सेलिब्रिटीज भी नहीं, जो मोस्ट हिस्टोरिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं, उनके रियल इंटरव्यूज को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। आईजीएनसीए विल लॉन्च दिस आवाज़ों के जुगनू विच विल डॉक्यूमेंट इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड वॉइसेस। इंडिया की जो मोस्ट सेलिब्रेटेड वॉइसेस मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग रहेंगे, उनके रियल इंटरव्यूज, उनके ऑल इंडिया रेडियो के कुछ अगर इंटरव्यूज हैं, एफएम चैनल्स में कुछ उन्होंने बोला है तो उनको वो डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो मेनली ये आपको बस याद रखना है कि कौन, ये प्रोग्राम का नाम क्या है, किया करेगा क्या ये प्रोग्राम, और ये लॉन्च कौन कर रहा है। तो इगन का याद रखना है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये 1987 में बना था। इगन का अगर आपसे कोई पूछे कब बना था, तो 1987 में बना था। ये भी आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है ना, उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। पीआईबी भी कवर होगा, इंडियन एक्सप्रेस के यूपीएससी एसेंशियल्स भी क्लियर कवर होंगे, साल भर का द हिंदू कवर रहेगा, प्लस कुछ जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, योजना, पीआईबी और कुरुक्षेत्र, प्लस जो इंपॉर्टेंट कोचिंग्स हैं उनके मटेरियल को भी अपन कवर करेंगे। तो आई होप आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे। आगे मूव करते हैं, थर्ड न्यूज़ आते हैं। इसरो सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन Jan 12। तो 12 जनवरी को इसरो जो है वो लॉन्च करेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। और ये रहेगा PSLV C62 मिशन रहेगा। और ये बेसिकली इसमें सैटेलाइट कौन सी जाएगी, तो EOS N1 सैटेलाइट जाएगी, EOS N1 जाएगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 मिशन है ये बेसिकली। और PSLV C62 के तहत इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये जो सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1, इट विल बी बेसिकली इसका लॉन्च होगा ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। और EOS N1 का क्या काम रहेगा, बेसिकली इट्स एन अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट एंड इट इज सेट टू बी बिल्ट फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पज। इसको स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए बनाया गया है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इमेजिंग करेगा, अर्थ इमेजिंग करेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में दी नहीं गई है, चूँकि स्ट्रेटेजिक नेचर की होगी तो सब छोड़ दो। PSLV C62 ज़रूर याद रखना, ये आपको याद रखना है। C62 में EOS N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1, और ये अर्थ इमेजिंग के लिए जा रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजिक मिशन के लिए जा रहा है, तो ये भी याद रखना है। इसके पहले भी रिसेंटली जो लॉन्च किया था इंडिया इसरो ने, वो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन था, जो कि
यूएसए का था और LVM-3 लॉन्च व्हीकल के थ्रू गया था, है ना। यूएसए की थी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 और इसमें बेसिकली LVM-3 के थ्रू इसको भेजा गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो तीसरी न्यूज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। चौथी न्यूज़ पे आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है सेंसस फर्स्ट फेज टू बी हेल्ड फ्रॉम April 1 to September 30 दिस ईयर। अब ये सेंसस के बारे में न्यूज़ है कि सेंसस का जो फर्स्ट फेज़ है वो स्टार्ट होगा इस बार 2026 में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। और फर्स्ट फेज़ कौन सा फेज़ होता है? फर्स्ट फेज़ होता है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस फेज़, HLO, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन फेज़। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फर्स्ट फेज़ के बाद ये कुछ मैं आपको सेंसस की इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो अर्लीस्ट रेफरेंस है सेंसस कंडक्ट होने का वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको मिल सकता है। याद रखिएगा, द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ कंडक्टिंग सेंसस इन द कंट्री कैन बी फाउंड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। इसके बाद अब्दुल फजल की एक राइटिंग है आईने अकबरी, उसमें भी अकबर के टाइम का भी सेंसस के बारे में का मेंशन है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य का याद रखना, आईने अकबरी अब्दुल फजल का याद रखना। फर्स्ट मॉडर्न जो सेंसस हुआ वो 1865 से 72 में कंप्लीट हुआ, लेकिन पूरे इंडिया में एक साथ नहीं हुआ था, इसलिए जो फर्स्ट सेंसस माना जाता है ऑफिशियल सेंसस वो 1881 का है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट सेंसस जिसने की माइग्रेशन को ट्रैक किया वो 1971 का था, और अगर ऐसा पूछे कि फर्स्ट सेंसस जिसने क्वालिटी चेक की, मतलब डेटा कितना सही है कितना गलत, तो वो 1951 का था। तो कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा कि 1951 को जो सेंसस था वो पहला सेंसस था जिसमें क्वालिटी चेक हुआ था। 1971 का सेंसस जो था वो पहला सेंसस था जिसमें माइग्रेटरी चेक हुआ था, है ना। माइग्रेशन का क्या क्या इतना इम्पैक्ट है। इसके अलावा 2027 का ये जो सेंसस होने वाला है ये अपने कई मायनों से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला सेंसस होगा जिसमें कास्ट इन्यूमरेशन होगा, है ना। द फर्स्ट टाइम कास्ट इन्यूमरेशन विल बी देयर। देन सेकंड, इट इज़ द फर्स्ट डिजिटल सेंसस। डिजिटल सेंसस मतलब कि इसके लिए मोबाइल ऐप्स बनाए गए हैं, है ना, मोबाइल ऐप के माध्यम से करेंगे। देन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन की भी सुविधा दी जा रही है ना। सेल्फ इन्यूमरेशन भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं और अपने आप के इन्यूमरेटेड बता सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू दिस सेंसस। इसके अलावा कुछ और फैक्ट जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल और वो वाले फैक्ट हैं वो भी आपको बता दूं कि सेंसस जो होता है बेसिकली वो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो रहता है वो चार्ज रहता है हर 10 साल में कंडक्ट करने का। इसके अलावा सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुई थी, एडहॉक फॉर्म हुई थी 1951 में। इसके अलावा जो एक्ट है सेंसस का वो है सेंसस एक्ट ऑफ 1948 जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसस डेटा मेंटेन करता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 246 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है कि सेंसस जो है इट्स यूनियन सब्जेक्ट, और 7 शेड्यूल में ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा सेंसस इज यूनियन सब्जेक्ट। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग सेंसस, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आते हैं एडिटोरियल में। NatGrid द सर्च इंजन ऑफ डिजिटल ऑथराइजेशन। नाउ दिस इज अथॉरिटेरियनिज्म, सॉरी ऑथराइजेशन नहीं है, डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, है ना। एक तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। अथॉरिटेरियनिज्म वैसे होता है कि किस तरीके से आप, जैसे डिस्पोटिज्म होता है ना, यानी कि डिक्टेटरशिप टाइप का, तो डिजिटल डिक्टेटरशिप है एक तरीके से NatGrid। तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। अब सबसे पहले बात तो NatGrid बनी क्यों थी ये भी आपको पता होगा कि 2008 में मुंबई 26/11 जो हुआ, 26/11 जो बहुत ही डेडली अटैक था ऑन मुंबई 26/11 का, उसके बाद सिक्योरिटी सेफ्टी के पर्पज से एक बॉडी बनाई गई नेशनल डेटा ग्रिड, जो कि आपका NatGrid के नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जो कि NatGrid के नाम से बनाया गया। ठीक है ना, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसका बेसिकली पर्पज ये था पहले कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सभी वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर के कोलैबोरेट कोऑपरेट कर सकें और डेटा एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। ठीक है ना। तो ठीक है, इसका कोई गलत तरीका नहीं था बनाया, ठीक तरीके से था। NatGrid को पहली बार पब्लिकली अनाउंस किया गया था दिसंबर 23, 2009 में होम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है ना। और जून 14, 2012 में NatGrid वॉज क्लियर्ड नॉट थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ये भी याद रखना कि NatGrid को फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास किया गया 2012 में, है ना। 2012 में इसको किया गया पास, बट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नॉट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना।
और पहले तो ये लग रहा था कि नेटग्रिड एक वेपरवेयर है। वेपरवेयर का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग ओनली ऑन पेपर, वेपर की तरह एग्जिस्ट करता है। वेपरवेयर मतलब कि एग्जिस्टिंग ओनली ऑन पेपर एंड नॉट ऑन एक्चुअलिटी, पहले ये लगा। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो गवर्नमेंट इज हार्पिंग अपॉन द यूज ऑफ नेटग्रिड एंड बार बार ये कहा जा रहा है स्टेट्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेटग्रिड का डेटा, नेटग्रिड को यूज़ करिए। और लगभग हर महीने 45,000 रिक्वेस्ट जो है, 45,000 रिक्वेस्ट आर कमिंग ऑन नेटग्रिड। ठीक है, नाउ ऑथर इज सेइंग दैट रिसेंटली एक ऐसा इंटीग्रेशन अनाउंस किया गया विच इज़ वेरी थ्रेटनिंग, विच इज़ वेरी अनसेटलिंग। वो है नेटग्रिड में एनपीआर के डेटा का इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज वेरी थ्रेटनिंग। ऑथर का कहना है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर विच इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ 1.19 बिलियन रेसिडेंट, मतलब 120 करोड़ भारतीयों का डेटा है इसमें, और आप इसको अटैच कर रहे हैं विद एन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो कि 24 घंटे सर्विलेंस का ही काम कर रहा है। तो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। ये स्केल जो है वो थ्रेटनिंग है। ऑथर के अकॉर्डिंग ये जो है शिफ्ट है ना, ये आप एक तरीके से जो ठीक है 26 से 11 ऐसा नहीं कि गलत, मतलब वैसा इवेंट है जो कि भुलाया जा सकता है, कभी नहीं भुलाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आप उसकी रेमेडी बता रहे हैं, क्या वो रेमेडी इतनी सही है? इज दिस द वे हाउ यू कैन डू कि 120 करोड़ का डेटा आप अब आप सोचे ना, आप ही लोग जो हैं, हमारा आपका ही डेटा तो है 120 करोड़ में, लेकिन वो 24 घंटे एक इंटेलिजेंस एजेंसी जहाँ पे कोई लोकल पुलिस हो, कोई भी हो, हर समय उसको पास अवेलेबल रहे, तो आपकी फिर प्राइवेसी कहाँ चली गई? ठीक है ना। इसके अलावा न केवल ये, बल्कि एक और इन्होंने टूल बनाया भी रिसेंटली, गांडीव, एक एनालिटिकल इंजन है जो कि इस डेटा का एनालिटिक्स भी करेगा, है ना। गांडीव जो है दैट इज बेसिकली एन एनालिटिकल इंजन विच विल व्हाट इट विल डू, एनालिटिक्स भी काम करेगा, डेटा एनालिटिक्स का काम करेगा। एंड ये भी ऑथर का कहना है कि ये जो डेटा एनालिटिक्स है, तो ये बेसिकली कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है एआई के टूल के थ्रू होगा, या एआई टूल ना भी करो आप तो एक ऐसे टूल के थ्रू होगा जो कोई एल्गोरिदम यूज़ कर रहा होगा, है ना। तो ऑथर ने कहा एल्गोरिदम देखो जो बनती है, एल्गोरिदम में भी अपने बायसेस होते हैं। जैसे कि जो बायस आपके अंदर है ना, वही बायस आपके एल्गोरिदम में भी होगा। तो जैसे कि इंडिया में बायस कौन कैसे है? कास्ट का बायस है, रिलीजन का बायस है, ज्योग्राफी का बायस है। तो ये जो है एल्गोरिदम इसको और ज़्यादा हार्ड कर देगी। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम भी वही दिखाएगी, एल्गोरिदम भी उन्हीं लोगों के ऊपर डाउट क्रिएट करेगी जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट के हैं, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि अब देखो ये तो ऑब्जेक्टिवली आ रहा है, मशीन से आ रहा है, तो वो बस उस चीज़ को और हार्ड कर देगी। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या रहेगा? वो एल्गोरिदम भी अपने बायस का ही नतीजा है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि जब आप टेक्नोलॉजी से डेटा निकालते हो ना, तो वो उसको ऑब्जेक्टिव दिखता ज़रूर है, बट वो भी एक्चुअली आपके ही बायस का नतीजा होता है। तो ऑथर ने वही कहा कि ये जो स्केल है इस सर्विलेंस की, काफ़ी बड़ी है, एंड दिस इज़ बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म। इसी को ऑथर ने कहा है डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म। और जो रेमेडी ली गई है 26/11 के बाद, वो रेमेडी इट्स नॉट इन द स्केल, उस स्केल की मैच नहीं कर रही है। ये भी ऑथर ने कहा कि 2017 में कैलाश पुट्टास्वामी के केस में राइट टू प्राइवेसी भी लाया गया, बट वेयर इज़ राइट टू प्राइवेसी नाउ? अगर आप ये बोलें तो एक्चुअलिटी में राइट टू प्राइवेसी कहीं है नहीं। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा आर्टिकल था, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। आगे मूव करते हैं। इंडियाज प्रोग्रेस ऑन इट्स क्लाइमेट टारगेट। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है पेरिस क्लाइमेट डील में इंडिया ने जो 4 टारगेट बनाए थे, है ना, 4 क्वान्टिफाइड क्लाइमेट टारगेट्स हमने बनाए थे। वो टारगेट कितने पूरे हुए हैं, कितने नहीं, वो देखने हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले तो वो 4 टारगेट क्या थे। तो सबसे पहला जो टारगेट था वो था टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी बाय 33 to 35% बाय 2030। 2030 तक हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी को 33 से 35% घटाना था, विच वॉज बेस्ड अपॉन द 2005 बेस लाइन व्हेन कंपेयर्ड विद 2005 बेस लाइन, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा हमारा था नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी 40% करनी थी, नॉन फॉसिल फ्यूल से पावर कैपेसिटी 45% करनी थी। थर्ड हमारा था कि 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमको प्रोड्यूस करनी थी। एंड फोर्थ हमारा टारगेट था 2.5 से 3 बिलियन टन्स का कार्बन सिंक हमको डेवलप करना है। 2.5 से 4 बिलियन टन्स का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना है थ्रू फॉरेस्ट एंड ऑल, है ना।
सो दीज आर द 4 टारगेट जो हमने सेट किए। कार्बन इंटेंसिटी, जो एमिशन इंटेंसिटी है 33 से 35% घटाना है बाय 2030। नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी हमको 40% तक इन्हांस करनी है। 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमको प्रोड्यूस करनी है। 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन थ्रू फॉरेस्ट हमको करना है। ठीक है, तो अब 2015 में अनाउंस किया, 2025 के बाद 10 साल बीत चुके हैं, तो हमने कितना क्या किया है। तो सबसे पहला ऑथर ने वही बोला है कि हमने जो कार्बन इंटेंसिटी है वो हमने 36% डिक्रीज कर ली थी 2020 में ही, है ना। तो हमारा जो 33 से 35% का टारगेट है 2030 तक का, वो हमने ऑलरेडी 2020 में ही कंप्लीट कर लिया है बाय रिड्यूसिंग इट 36%। तो हमारी कार्बन इंटेंसिटी ऑलरेडी 36% घट चुकी है। हालांकि स्टिल वी आर द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर। अगर हम देखें, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात करें, इफ वी टॉक इन द एब्सोल्यूट टर्म्स, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन व्हेन कंपेयर टू पर कैपिटा वी आर एमिटिंग वेरी लेस व्हेन कंपेयर टू यूएस और चाइना। पर कैपिटा इंटेंसिटी इज वेरी लेस, ठीक है ना। नाउ ऑथर इज ऑल्सो सेइंग देयर आर फ्यू रीजंस कि हमने क्या क्या किया। तो व्हाट वी डिड इज दैट, इंडिया का जो हमने उसको लो कार्बन सर्विसेज एंड डिजिटल सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया। आवर इकोनॉमी शिफ्टेड टुवर्ड्स लो कार्बन सर्विसेज एंड डिजिटल सेक्टर, एंड दैट लेड टू द रिडक्शन इन एमिशन। देन नेशनल एफिशिएंसी प्रोग्राम, जैसे कि पैट प्रोग्राम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड प्रोग्राम, देन उजाला प्रोग्राम, तो ऑल दीज कर्व्ड द डिमांड ग्रोथ इन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड्स, ठीक है ना। तो ऑल दीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। नेक्स्ट ऑथर आता है सेकंड पॉइंट पे। द सेकंड पॉइंट इज बेसिकली 175 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट, जो कि हमारा 2022 का था। तो दैट डेडलाइन वाज मिस्ड, है ना। और फिर उसके बाद हमने एक डेडलाइन सेट की कि 500 गीगावाट 2030 तक, है ना। तो हालांकि 2030 तक 500 गीगावाट एमिशन का जो ये 500 गीगावाट का जो हमने एम्बिशन लगा है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट का बाय 2030, दैट इज टेक्निकली पॉसिबल, है ना। टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं ऑल जो कि हमको आगे बढ़ाने पड़ेंगे। मेन रीजन इसमें क्लियरेंसेस का रहता है और स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स का रहता है। तो अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं, बट वी हैव नॉट अचीव्ड टिल नाउ। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो इंडिया ने सेट किया था वो था इनिशियली 40%, 40% बाय 2030, बट नाउ इट इज 50% बाय 2030, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर हेडलाइन सक्सेसेस दैट मास्क अ वाइटल सबटेक्स्ट। तो ऑथर ने वही कहा कि ठीक है, ये हम पूरा लगभग कर लेंगे और कर भी रहे हैं, एंड दिस विल मार्क बहुत ज़्यादा अच्छा शोकेस करेगा इंडिया के लिए। बट कई चीज़ें मिस हो जाती हैं, जैसे कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल जो कैपेसिटी है हमारी, वो लगभग 51% है कुमुलेटिव इंस्टॉल्ड की, 51% है, ठीक है ना। मतलब कुमुलेटिव इंस्टॉल्ड की जो हम कैपेसिटी है वो 51% हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल की है, लेकिन हम उसमें यूज़ कितना कर पा रहे हैं, बहुत कम यूज़ कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रियल रीज़न इज़ दैट कि जो रिन्यूएबल ये आपका ऑपरेट करता है नॉन फॉसिल फ्यूल वाला, ये डिपेंडेंट अपॉन होता है सन, डिपेंडेंट अपॉन होता है विंड, है ना। तो इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और जो आपका कार्बन वाला है वो 24/7 ऑपरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये दिक्कत होती है, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। देन इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करें तो फॉरेस्ट अगर हम देखें तो हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला टारगेट भी लगभग पूरा होने वाला है। केवल हमको अब 0.2 बिलियन टन्स रिमेन रह गया है 2030 तक अचीव करने के लिए। बाकी हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। 2.29 बिलियन टन्स तो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। 2.5 बिलियन टन्स करना है हमको, तो मतलब हमारा केवल 0.2 बिलियन टन का टारगेट बचा हुआ, जो कि बहुत कम टारगेट है, वो हम ऑलरेडी अचीव कर लेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर जो कि ऑथर ने कही है, ठीक है ना। हालांकि कुछ नए चैलेंजेस हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक चैलेंज है ऑथर ने कहा है। एंड इसके अलावा फॉरेस्ट सिंक का टारगेट तो हम पूरा कर लेंगे, लेकिन रोड अहेड आगे क्या करने की आवश्यकता है। आगे ऑथर ने कहा कि भाई जो रिन्यूएबल कैपेसिटी हम बना रहे हैं वो एक्चुअल ट्रांसलेट नहीं हो रही है इन जनरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कोल और कार्बन का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 24/7 मिल सकता है, लेकिन जो विंड और सोलार है वो डिपेंडेंट है, वो क्लाइमेट डिपेंडेंट है
है ना। और अगले जो 5 साल हैं वो बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं इंडिया के लिए, स्पेशली क्योंकि हमको 2070 तक 2070 तक हमको कार्बन न्यूट्रल भी होना है। तो हमको ऐसे नई टेक्नोलॉजीज़ की और ज़रूरत है कि जो रिन्यूएबल बेस्ड हो, जो न्यूक्लियर बेस्ड हो, ताकि पोल्यूशन कम हो और एमिशन कम हो और हमने टारगेट को पूरा कर लें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। यूएस सीजेस रशिया लिंक्ड ऑयल टैंकर इन नॉर्थ अटलांटिक। तो यूएस तो अब कुछ भी कर रहा है इस समय, देखते हैं आगे क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। और यूएन ने इजराइल से कहा है कि अपार्थाइड बंद करें वेस्ट बैंक रेसिडेंट्स के अगेंस्ट। वेस्ट बैंक का जो रीजन है वहाँ पर अपार्थाइड यानी कि एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है बाय इजराइल, है ना, पैलेस्टीनियंस के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एंड ये कहाँ कर रहे हैं, वेस्ट बैंक वाले रीजन में अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस। तो ये यूएन ने एक रिक्वेस्ट कही है कि भैया आप इसको बंद करें प्लीज। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. That is it. Thank you and have a nice day.